आइए भारत के व्यापार और वाणिज्य के उस शानदार इतिहास में चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं रूसी शासक पीटर द ग्रेट के एक बहुत ही दमदार विचार से। मतलब सोचिए, ये शब्द कितने गहरे हैं। ये दिखाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार दुनिया के लिए कितना ज्यादा मायने रखता था। तो इसी जबरदस्त सोच के साथ हम शुरू कर रहे हैं भारत में व्यापार और वाणिज्य का इतिहास पर हमारी 2 हिस्सों की ये खास पेशकश। और हाँ, ये है इसका पहला भाग। तो हम इस शक्तिशाली इकोनॉमिक इंजन को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये इंजन कितना दमदार था, इसका आउटपुट क्या था। फिर हम इसके 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे। पहला वो फ्यूल जिससे ये चलता था, और दूसरा वो माहिर लोग जो इसे चलाते थे। चलिए जरा कल्पना करते हैं, एक ऐसी जमीन जो इतनी अमीर थी कि पुराने जमाने के यात्री उसे स्वर्ण भूमि कहते थे, मतलब सोने की धरती। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दौर के भारतीय उपमहाद्वीप की असली आर्थिक हकीकत थी। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सच में हैरान करने वाले हैं। 1500 सालों से भी ज्यादा, आप सोच सकते हैं, मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पूरी दुनिया की कुल दौलत का लगभग 1/4 से लेके 1/3 हिस्सा सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के पास था। ये सिर्फ दबदबा नहीं था, ये तो एक ऐसा आर्थिक दौर था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना ताकतवर इंजन चलता कैसे था? इसका राज छिपा है एक बहुत ही फायदेमंद बैलेंस ऑफ ट्रेड में। देखिए, पूरी दुनिया को भारत के मसाले, बेहतरीन कॉटन और चीनी चाहिए थी, और इन कीमती चीजों के बदले में हम बाहर से जो मंगाते थे, जैसे घोड़े या कुछ और लग्जरी का सामान, उसकी कीमत बहुत कम थी। मतलब साफ था, पैसा लगातार बाहर से अंदर की तरफ, यानी उपमहाद्वीप में आ रहा था। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस इकोनॉमिक इंजन के फ्यूल की। जाहिर है, हर बड़े इंजन को चलने के लिए ईंधन तो चाहिए ही, और प्राचीन भारत के इस व्यापारिक इंजन का ईंधन था एक बहुत ही कमाल का और विकसित फाइनेंशियल सिस्टम। 1 मिनट के लिए खुद को उस जमाने के एक व्यापारी की जगह रखकर सोचिए। आपको सैकड़ों मील दूर जाना है और रास्ते में लुटेरों का डर है, चोरी का खतरा है। तो ऐसे में आप बिना बोरियों में सोना चांदी भरे बड़े बड़े सौदे कैसे करेंगे? ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस बड़ी चुनौती का जवाब था एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार आविष्कार, हुंडी। आप हुंडी को एक तरह से आज के जमाने के बैंक चेक या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का परदादा समझ सकते हैं। ये बस एक कागज का टुकड़ा होता था, लेकिन इसकी ताकत देखिए। व्यापारी एक शहर में पैसा जमा करते थे और दूसरे शहर में ये कागज दिखाकर सुरक्षित तरीके से अपना पैसा ले लेते थे। इसने लंबे सफर वाले व्यापार को सेफ और कमाल का एफिशिएंट बना दिया। और ये सिस्टम कितना एडवांस था, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह की हुंडियाँ थी। ख़ास तौर पर ये जोखिमी हुंडी देखिए, ये तो कमाल ही है। ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। मतलब अगर रास्ते में माल लुट गया या खो गया तो व्यापारी का नुकसान नहीं होता था। सोचिए, आज के हिसाब से भी ये कितना सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल टूल है। तो ठीक है, हमारे पास एक पावरफुल इंजन हो गया, उसे चलाने के लिए फ्यूल भी हो गया। लेकिन इंजन को चलाने के लिए माहिर ऑपरेटर भी तो चाहिए, है ना? ये पूरा व्यापार सिर्फ सामान और पैसे का खेल नहीं था। ये उन लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो इस पूरे सिस्टम को एकदम मक्खन की तरह चला रहे थे। और इस इकोनॉमिक इंजन के दिल में थे पूरे उपमहाद्वीप में फैले ये हलचल भरे व्यापारिक शहर। ये शहर एक तरह से इंजन के मेन हब थे, जहां सामान, पैसा और नए नए आइडियाज आकर मिलते थे। पश्चिम के साथ व्यापार के लिए मशहूर सूरत हो या फिर फाइनेंस और ज्ञान का बड़ा सेंटर तक्षशिला, हर शहर की अपनी एक अलग ही पहचान, अपनी एक अलग ही धमक थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन बिचौलियों यानी इंटरमीडियरीज का रोल बहुत बड़ा था। इन्हें ट्रेड में सहायक भी कहा जाता था। ये लोग ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, बैंकिंग सिस्टम से पैसा मुहैया कराते थे, जोखिमी हुंडी जैसी चीजों से रिस्क कवर करते थे और माल को गोदामों में भी रखते थे। मतलब इन्होंने जगह, समय, जोखिम और पैसे की सारी मुश्किलों को हटा दिया, जिससे व्यापार बिना रुके चलता रहे। और सदियों तक ये जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनके आने के साथ ही एक ऐसा बड़ा बदलाव शुरू हुआ जिसने भारतीय व्यापार के पूरे तौर तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी खुद ही व्यापार की वस्तु बन जाता है? ये एक बहुत गहरा बदलाव था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा इसके दूसरे भाग में।